डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा पढ़ लिया था इसमें। ठीक है, हीट का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। आज बोला था आपको थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो उसमें है वो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट आपका आता है, तो आज थर्मोडायनेमिक्स आपको स्टार्ट करना था। ठीक, देखिए कंडीशन क्या बनता है यहाँ पे बेटा, जब थर्मोडायनेमिक्स की हम स्टडी करते हैं तो इसमें पहले कंडीशन होता है, जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, एक थर्मल इक्विलिब्रियम। जब हीट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आपका आया था, थर्मल इक्विलिब्रियम। किसी को आइडिया है बेटा व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? पीछे बता चुके हैं। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर दो बॉडी हैं, हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि अगर दो बॉडी हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं, दो बॉडी है एक दूसरे के कांटेक्ट में आप ले आते हो, कांटेक्ट में लाने पे अगर ये दोनों बॉडी, ठीक है, दोनों बॉडी में नेट हीट फ्लो जीरो हो। नेट हीट फ्लो मतलब जो, मान लो ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, तो ए से ना तो रिजल्टेंट फ्लो बी की तरफ हो ना तो बी से हमारा क्या हो, ए की तरफ हो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसे हम लोग कह लेते हैं कि जो बॉडी आपकी होंगी दोनों वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। और थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब दोनों के टेम्परेचर हमारे आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों के बॉडी के टेम्परेचर आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर बेटा दोनों बॉडी के टेम्परेचर आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं बोथ बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, अगर दोनों के टेम्परेचर हमारे अलग अलग हैं तो उस केस में हम लोग कहते हैं, ठीक है, बॉडी इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में जो बॉडी होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हीट हीट से नहीं डिसाइड आप करोगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं। ठीक है, हीट के बेस पे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर नेट हीट का फ्लो जीरो है तो उस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन हीट डिसाइड नहीं करता है कि बॉडी एक बॉडी के पास ज़्यादा हीट हो दूसरे बॉडी के पास कम हीट हो, तो उससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। फ्लो के बेस पे आप कर सकते हो। अब फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जीरो है बेटा तो हीट का आपका फ्लो नहीं होगा किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में हीट का फ्लो होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसमें लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ हीट का आपका फ्लो होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम लोग कहते हैं हीट का फ्लो नहीं होगा। तो इसके बेस पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बॉडी में हीट का फ्लो होगा या नहीं होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, वो चीज़ें हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये तो सिचुएशन हमारे हो गए बेटा, हीट का फ्लो होगा नहीं होगा, क्या कंडीशन बनेगी, वहां से उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो ये केस आपके हो रहे हैं, यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गया था क्या। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसके बेस पे हम यहाँ से इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। अब देखो केसेस क्या हो रही हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम लोगों ने कह लिया अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ले आने पे नेट आपका हीट का फ्लो जीरो है, ठीक है, या कह लो दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल है, तो उस केस में दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसी के लिए एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बात करते हैं बेटा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, जब जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बोला जाता है इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दे आर आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी। जैसे हमने ले लिया, ऐसे देख लो, ए, दूसरी बॉडी बी लिया, तीसरी बॉडी सी लिया। अगर बेटा ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ठीक है, या ऐसे बना लो, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी आपका ए आपका सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, मतलब बॉडी ए है, बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये बोला जाता है कि बेटा देन बॉडी बी एंड सी आर आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो बी और सी भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में बी और सी भी आपस में एक दूसरे के साथ किसमें होंगे बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बोला जाता है if body A is thermal equilibrium with B and A is thermal equilibrium with C, ठीक, ये body A is thermal equilibrium with B and A is thermal equilibrium with C, then body B and C both are in thermal equilibrium with each other।
उस कंडीशन में बी और सी भी आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा। ठीक, तो ये तो कंडीशन इसी को कहते हैं बेटा जीरोथ लॉ। जैसे आपने हमारे यहाँ बड़े रिलेशन जोड़े जाते हैं, बोले ये हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो जब हमारे दो रिश्तेदार हो गए तो वो भी आपस में डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, रिश्तेदार हो जाते हैं। ऐसा रिलेशन हम लोग के यहाँ बहुत चलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका जो होता है वैसे यहाँ पे लेते हैं बेटा, ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ है, तो दैट मीन्स बी एंड सी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक, तो ये कंडीशन, इसी को हम लोग कह लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर इनके टेम्परेचर को, सपोज इसका टेम्परेचर आपने टी ए ले लिया बेटा, इसका टेम्परेचर आपने टी बी ले लिया, तो इसका टेम्परेचर टी सी, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इनके टेम्परेचर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। अगर इन बॉडी के टेम्परेचर, अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी के टेम्परेचर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स आप कह सकते हो टी ए की जो वैल्यू होगी बेटा, टी ए की जो वैल्यू है वो टी बी के बराबर होगा, और टीबी की जो वैल्यू है वो टीसी के बराबर होगा। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो दैट मीन्स ये तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इसी को जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक, तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम या टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है, आर, ठीक, ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड बॉडी सी, इफ बॉडी ए एंड बी, ठीक है, या ऐसे कर लो, A is thermal equilibrium with B and A is thermal equilibrium with C, then B is also thermal equilibrium with C। ठीक है, तो किसी दो की बात रिलेट करते हैं तो दूसरा जो होगा, थर्ड बॉडी जो होगी उसके साथ में उनमें भी आपस में एक रिलेशन आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की। चलिए, तो ये तो केस आपका होता है बेटा, इसे कहते हैं जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे वर्क डन की हम लोग बात करते हैं बेटा। ठीक है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एनर्जी वगैरह फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, जो वर्क डन होता था W इक्वल टू एफ इंटू डी एस, या डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस के बराबर होता था, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग वर्क डन कहते थे या वर्क कह लेते थे। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस या डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कह लेते थे। ठीक, तो ये कंडीशन हमारा होता था, वहां से वर्क डन की वैल्यू हम इसके बेस पर डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, इसके बेस पे हमारा डिटरमाइन हो जाता है वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, वहां से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बेस पे हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब आगे आता है कि कोई भी गैसीय सिस्टम है, वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक, अगर वर्क डन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं बेटा, जो कि हम लोग यहाँ पे मेनली स्टडी करते हैं बेटा गैसीय सिस्टम का, W बराबर एफ एस से जो हम लोग वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बात करते थे, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर हम लोग बात किया था तो वहाँ पे मेनली निकालते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है बेटा, लेकिन यहाँ पे हम लोग चूंकि क्या गैसीय सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो इस केस में जो फोर्स होता है वो P इंटू ए के बराबर होता है, प्रेशर इंटू एरिया, जो सरफेस एरिया का सेक्शनल एरिया रहेगा उनके प्रोडक्ट के बराबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। फोर्स की जगह पे चूंकि P इक्वल टू एफ बाई ए होता है तो F इक्वल टू P इंटू ए हो जाता है बेटा। ठीक, तो वहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो हमारा dx है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई पिस्टन सिस्टम है, डायग्राम से आप ऐसे देख लो, तो ये तो समझ गया ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले देते हैं वर्क क्या होते हैं। बात करें वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, या पहले वर्क देख लेते हैं तब फिर वर्क डन की बाल एक्सपेंशन में बात करते हैं बेटा। तो जब वर्क हम बताते हैं तो कहा जाता है डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग वर्क डन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्क डन कहते हैं। तो बोला जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, बोला जाता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स। ठीक, तो अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज डिफाइंड एज the product of force and its displacement, इस मतलब बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है या जो सिस्टम हमारा डिस्प्लेस हो रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में, वहां से दिखाते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी यहाँ पे डी डब्ल्यू के टर्म में लिखेंगे, तो एफ इंटू डी एस क्या लेंगे बेटा, या डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी एफ इंटू एस के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, एस के टर्म में ले लो, एक्स के टर्म में ले लो, जो भी कंडीशन हमारी आ रही है। तो यहाँ से जो वर्क डन आपका होता है, कोई भी ऐसे सिस्टम में अगर आप कंप्रेशन करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो इसी को हम यूज करके रिलेशन को हम वहाँ मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया वर्क डन, जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था। ठीक, आगे आता है बेटा वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। दो चीजें होती है बेटा, गैसेज में या तो कंप्रेशन होगा और या तो एक्सपेंशन होगा। याद रखेंगे, जब सिस्टम में कंप्रेशन होता है, केमिस्ट्री में भी हमारा यूज में आता है बेटा, जो थर्मोडाइनमिक्स है, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ चीजें, वो कॉमन केमिस्ट्री में भी होती हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग बात करेंगे, कोई भी गैस अगर गैसेस सिस्टम है, तो वहाँ पे दो कंडीशन हम लोग लेते हैं। एक कंडीशन हमारा आता है, या तो बॉडी कंप्रेस होगा या तो बॉडी एक्सपेंड करेगा, यानी कि जो गैसेस सिस्टम उसमें या तो कंप्रेशन होगा या तो एक्सपेंशन होगा। जब बॉडी एक्सपेंड करता है बेटा, तो सिस्टम वर्क जो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और फिजिक्स में बेटा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उससे पॉजिटिव साइन लेते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। जब हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो बेसिक डिफरेंस यही आता है कि केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उसे नेगेटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जबकि जब हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे रिवर्स है बेटा, जो साइन कन्वेंशन आपका होता है वो दोनों हमारे रिवर्स हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो हमारी कॉमन कॉमन है, बाकी चीजें कॉमन कॉमन है, बस हमारा जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो इन्हीं में आता है बेटा, जो मॉडिफिकेशन है वो इन्हीं में है। बाकी आपका फैक्टर्स जो होता है वो हमारा कॉमन है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक, पॉइंट हमारा बन रहा है वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में हम वर्क डन की बात क्या करेंगे, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक, तो अगर आपका गैसेज एक्सपेंड करती हैं, गैस क्या हो रही है आपकी, एक्सपेंड कर रही हैं, तो उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बेटा, मान लीजिए ये आपका एक पिस्टन सिस्टम है जिसमें आपने गैस को फिल कर दिया। ठीक है, तो पिस्टन सिस्टम है, गैस को आपने क्या किया, फिल्ड किया। जब गैस को फिल्ड किया, ठीक है, इस केस में अगर गैस में एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, गैस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस केस में अगर हमने एक पिस्टन लगा दिया, मान पिस्टन ने पहले इनिशियल कंडीशन इसकी ये, ठीक, यहां से ये चेंज करके अपनी पोजीशन को सेकंड पोजीशन सपोज दैट यहाँ पहुंचता है, पिस्टन जो है इस पोजीशन से चेंज होके इस पोजीशन तक आपका पहुंच रहा है। ठीक, अगर ये हमारा dx है, कितना है बेटा, dx है, एरिया की जो वैल्यू है, एरिया हमारा a है, एरिया की जो वैल्यू बोल रहे हैं हमारा एरिया आपका a है, ये वैल्यू dx है। यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमारा गैसियस सिस्टम है, तो इसकी वजह से एक्सपेंशन आपका हो गया, फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन तक गया। ठीक, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया ए है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपकी पी है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है उसमें, ठीक है, वो हमारा dx है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये बेटा हम लोग क्या परफेक्टली इंसुलेटेड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी ना तो कहीं से गेन हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, आइसोलेट करके हम लोग ये सिस्टम की स्टडी करते हैं बेटा। ठीक, इस केस में जब वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी, एरिया P इंटू ए, ये प्रोवाइड करेगा हमको बेटा फोर्स। ठीक है, तो जब हमें वर्क डन निकालना होगा तो पहली बात हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, फोर्स exerted by the gas, by the gas, ठीक है, फोर्स exerted by the gas on the piston, on the piston, पिस्टन पे फोर्स की वैल्यू कितनी exert करेगा, फोर्स exerted by the gas on the piston, अगर पिस्टन पे हम लोग बात करते हैं तो फोर्स कितना exert करेगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू मिल जाएगा बेटा, जब फोर्स की बात हम करेंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा कितना, P इंटू ए, प्रेशर, ठीक है, P है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी F की वैल्यू होगी P इंटू ए। एक क्वेश्चन हमने बना लिया। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से अगर पिस्टन मूव कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx, इफ ड्यू टू दिस फोर्स piston displaces piston displaces through dx, पिस्टन जो हो रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है बेटा dx डिस्टेंस, ठीक है, पिस्टन जो है वो dx डिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो ये कंडीशन हम लोग का हो रहा था कि अगर हम लोग होता है ड्यू टू दिस फोर्स पिस्टन डिस्प्लेसेस थ्रू dx, तो जो वर्क डन आपका होगा W की वैल्यू, dW की जो वैल्यू हमारी आएगी ये F इंटू डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। सो वर्क डन, वर्क डन बाई गैस, ठीक है, बाई गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, यानी कि जो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आएगा बेटा dW इक्वल टू F इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू लिख दो P इंटू ए इंटू डी एक्स इक्वल टू dW, तो dW की वैल्यू हो गया बेटा क्या हमारा आ गया, ये P इंटू ए इंटू डी एक्स। अभी हम देखेंगे बेटा एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये देगा इसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आएंगी, तो dW की वैल्यू होगी इसी को एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा बेटा dW इक्वल टू, इसको P इंटू ए इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होगी यही dB के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर होगा, dB के बराबर होगा, तो W बराबर अगर आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन P इंटू क्या हो जाएगा, dB के हमारा बराबर हो जाता है, या आप ऐसे dW के टर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया dB इक्वल टू हो जाएगा आपका A इंटू कितना dx, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम में जो चेंजेस होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट आपका होता है वो हमारा कहलाता है बेटा यहाँ पे dW, यानी कि क्या होगा, एरिया के चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा, और P इंटू डी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा dW के बराबर हो जाएगा। तो किसी गैसियस सिस्टम के लिए अगर गैस आपका एक्सपेंड कर रहा है तो इस तरह से हम वहाँ से निकाल लेते हैं बेटा, वहाँ पे कितना वर्क डन होगा गैस के एक्सपेंशन में, यहाँ से वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है। अगर प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, प्रेशर जो होता है बेटा यहाँ हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है या वॉल्यूम स्मॉल लिया जाता है, फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लीकेबल होता है, वो भी हमारा आइडियल गैसीय कंडीशन में जब इंसुलेटेड हो, पूरा चैम्बर हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए, कहीं से आपकी एनर्जी की लॉस नहीं हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से दिखा देते हो क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक। चलिए, तो ये तो कहानी हमारी हो गई किसकी, वर्क डन के लिए, ठीक। तो वर्क डन अगर किसी गैस का निकालना है, ठीक है, इंटीग्रल मेथड से, तो यहाँ से वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेते हैं। एक कंडीशन हमारा बनता है बेटा, अगर ग्राफिकली अगर ग्राफ आपको दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम वर्क डन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रोसेस हमारा वही है, आप वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रही हैं, चेंज इन वॉल्यूम इनटू जो प्रेशर आपका है वहां से इक्वेट करके वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और जब इसे पीबी ग्राफ के बीच में निकालते हैं तो हम लोग वहां फाइंड करते हैं एरिया बिटवीन पीबी ग्राफ, जो वर्कडन होता है पीबी ग्राफ में वो होता है एरिया बिटवीन पीबी ग्राफ के बीच में जो एरिया कवर्ड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वर्कडन के बराबर होता है, तो वर्कडन जो होगा वो एरिया बिटवीन पीबी ग्राफ में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो वर्कडन इन पीबी ग्राफ, ये समझ गया बेटा, यही हम साइड में लिख लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, वर्कडन इन पीबी ग्राफ, वर्कडन इन पीबी ग्राफ,
तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, जब पीवी ग्राफ की हम बात करते हैं तो बोला क्या जाता है, जब वॉल्गडन की बातें आप करेंगे, वॉल्गडन की बात करेंगे पीवी ग्राफ का, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, जो पीवी ग्राफ आपका है, क्या है, पीवी डायग्राम है, पीवी ग्राफ है, उसके बीच एरिया जो कवर्ड होता है, उसके बीच जो क्या होगा आपका एरिया कवर्ड होगा, वो हमारा वॉल्गडन के बराबर होता है। उसके बीच जो एरिया कवर्ड होता है वो वॉल्गडन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉल्गडन इन पीवी ग्राफ is obtained by area covered between obtained by area covered between PV graph, एरिया कवर्ड बिटवीन पीवी ग्राफ। तो एरिया जो कवर्ड होता है पीवी ग्राफ के, उसके हमारा क्या होता है, ये बराबर हो जाता है बेटा, एरिया कवर्ड बिटवीन पीवी ग्राफ के आपका बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखते हैं, जैसे आपने दिखाया, मान लो ये प्रेशर एक्सेस है बेटा, ये वॉल्यूम एक्सेस है। मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू है वो P1 है बेटा, और जहाँ तक ये पहुँच रहा है इससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू हमारे P2 हो रही है। ठीक है, पहले P1 है, बाद में P2 है। ए से आपका ग्राफ जो हो रहा है ए से बी तक मूव कर रहा है, दिस है। ठीक, और वॉल्यूम एक्सेस पे हम दिखाएंगे बेटा, P1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है हमारा V1 है, और P2 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम मिल रहा है वो हमारा V2 है। P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है, और P2 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है। P1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है, P2 के करस्पॉन्डिंग कितना है बेटा, V2 है। तो जो एरिया कवर्ड होगा इस ग्राफ के बीच में, ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है बेटा, ये हमारा वॉल्गडन के बराबर होता है। वॉल्गडन के क्या होता है, बराबर। फिलहाल जो हमें न्यूमेरिकली पूछा जाता है, जब हम लोग न्यूमेरिकली पूछा जाता है तो ग्राफ ऐसा दिया जाता है जहाँ पे एरिया हम कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे एरिया निकालना थोड़ा सा ये स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पे निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे डायग्राम दिए जाते हैं, ठीक है, अगर पीवी ग्राफ के बीच में होगा जिसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। बिटवीन पीवी ग्राफ जो होता है वो प्रोवाइड करता है आपको क्या, वॉल्गडन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे देखो यहाँ B1 से लेके B2 तक वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हुआ, अगर वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वॉल्गडन बाय द सिस्टम होगा और उसे आप पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अगर ये कंप्रेशन होता, मान लो यहाँ से उल्टा हो रहा है, घट रहा है, तो उस केस में जो है वॉल्गडन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्गडन ऑन द सिस्टम लेते हैं। तो ये केस आपका होता है, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बेस पे हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा वो चीज़ें हम यहाँ से दिखा लेते हैं, हो जाएगा। चलिए, तो ये तो केसेस आपके हो गए, कितना होता है कैसे होता है। ठीक है, इसके बेस पे आपका यहाँ से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन आपका कर लेते हैं। ये बात आता है इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या होगा। तो नेक्स्ट बात आता है हमारा इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा उसी को हम लोग कह देते हैं। इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है बेटा, कोई लोग 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोच लीजिए फिर बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा, इनमें कोई डाउट तो नहीं। तो आप एक बार इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर आप बताइए क्या होता है इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जल्दी करिए, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर सोच के आप इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचिए क्या होता है, फिर हम बताते हैं, आप बताइएगा फिर।
हो गया बेटा। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, जब किसी गैसियस सिस्टम, वैसे तो हम लोग इंटरनल कहते हैं अल्फा ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम में जितने भी फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करता है उसे उसके हम लोग कह लेते हैं इंटरनल एनर्जी। बट यहाँ पे जो कि हम लोग गैसियस सिस्टम की बात करते हैं बेटा, किसी बात करें गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करते हैं, जब हम लोग बात करें तो वह बोला जाता है ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इन सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, चूंकि गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं हम लोग गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बोला जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जब हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं तो बोला जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन, इट्स मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैसेस। जो गैस मॉलिक्यूल जो है उनका मोशन हो रहा है और जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उनके बीच में जो इंटरेक्शन है हो रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब बात ये आता है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, कोई भी बॉडी जब मोशन में होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसमें उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी हमारी होती है किसी सिस्टम की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह लेते हैं बेटा, ठीक है। और जो उसकी पोजीशन की वजह से, यानी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या कह लो पोजीशन, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कह लेते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, या उसी को हम लोग कह लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अब कंडीशन क्या हो रहा है, चूंकि जब आइडियल गैसेज होते हैं, आइडियल जब गैसेज होंगे बेटा, तो आइडियल गैस के लिए ये माना जाता है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हम लोग जीरो मान लेते हैं। बट ये आइडियल गैसेस के लिए होता है। क्यों जीरो मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो होती है बेटा। मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो हमारा इंट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वैल्यू आपकी जीरो होगी, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन अगर आपका नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वैल्यू जीरो है, तो उसकी वजह से जो फोर्सेज आपके लग रहे हैं, फोर्स लगेगा नहीं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जनरेट नहीं होती, ठीक है। तो उस केस में टोटल जो एनर्जी होती है जब आइडियल गैस के लिए लेते हैं तो हम वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। किसी आइडियल गैस के लिए जब हम बात करते हैं तो वो हमारा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम बोलते हैं, ठीक। अब इसके लिए तो किसी गैसियस सिस्टम के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारा डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो चेंज होता है इंटरनल, जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बेस पे बनता है, ठीक है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी गैसियस सिस्टम का, या जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होती हैं, बोला जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, इज पाथ इंडिपेंडेंट। कोई भी सिस्टम है तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होती है वो बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, एंड डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम। बॉडी का या सिस्टम जो भी दिया गया उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है उस पर केवल डिपेंड करता है। जो डिपेंडेंसी होती है वो इनिशियल और फाइनल किस पे होता है बेटा, स्टेट पे होता है, ठीक है, उसके किस पे नहीं होगा। वहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे हमारा डिपेंड करता है, ना कि हमारे किसके पाथ पे डिपेंड करे। तो इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। फिर आइडियल गैस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है वो केवल उसके इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्या होती है आपकी, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं कैसा होगा। तो हम लोग बोल देते हैं बेटा इट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसा हो गया आपका, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। आगे हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक का मतलब होता है बेटा जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे फिर अगर दोबारा आप पहुँच जाते हैं, अगर प्रोसेस जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा वहीं पे रिपीट करके दोबारा आप पहुँच जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। क्यों,
क्योंकि जहां से आप चले थे फिर वहीं पहुंच गए, तो जो इनिशियल आपका इंटरनल एनर्जी होगा वही हमारा फाइनल होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस विल बी जीरो। ठीक। तो अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, अगर आपका आइडियल गैसेस होता है, वैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, ना इधर अट्रैक्शन ना रिपल्सन। तो आइडियल गैसेस जो होते हैं उनके बीच कोई ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना तो रिपल्सन फोर्स होता है। तो इस केस इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो टोटल जो एनर्जी होता है यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज इन द टोटली क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पाया जाता है। टोटली किसके फॉर्म में पाया जाएगा? आइडियल गैसेस के लिए जो टोटल एनर्जी आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी की के फॉर्म में पाई जाती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 3/2। आइडियल गैस के लिए जब हम लिखते हैं तो यू की जो वैल्यू आती है 3/2 एनआरटी के बराबर होता है। उसी को हम लोग अगर चेंज के टर्म में लेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू 3/2 एन आर डेल्टा टी। अगर पूरे सिस्टम का आप लेते हो तो उस केस में हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्या यू की वैल्यू 3/2 एनआरटी के बराबर होता है। लेकिन अगर हम चेंज के टर्म में लेंगे बेटा, किसके टर्म में ले रहे हैं? अगर चेंजेस के टर्म में आप लेते हो तो उस केस में हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू की वैल्यू 3/2 एन आर इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक। अब यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। आर आप जानते हो गैस कांस्टेंट होता है। टी जो होता है वो टेम्परेचर है, अगर आपको टोटल सिस्टम का लिया और डेल्टा टी लेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आप बोलोगे। ठीक। आप बोल रहे थे इन केस ऑफ गैसेस, कोई भी गैस आपकी ली जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू की वैल्यू लिखते हैं एन सी बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इक्वल टू यही होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। गामा गामा की जो वैल्यू आपकी होती है CP/CB के बराबर होता है बेटा, और अलग अलग एटॉमिसिटी के बेस में हम लोग गामा की वैल्यू रखते हैं। ठीक। गामा की वैल्यू हम लोग अलग अलग लेते हैं। तो जैसे जब हम लोग लेते हैं बेटा कितना, जो गैसेस होती हैं इसके बेस में हम लोग 3 पार्ट में बेसिकली बांट लेते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई या पॉली एटॉमिक। ठीक। जब मोनो एटॉमिक लेते हैं तो वहाँ पे आपका बेटा गामा की वैल्यू 5/3 होता है। डाई एटॉमिक लेते हैं तो 8/6 दैट इज 4/3 होता है। और जब हम लोग ले लेते हैं पॉली एटॉमिक, सॉरी उसमें जब हम लोग ले लें मोनो एटॉमिक तो आगे आपका 5/3 1.67। और जब हम लोग लेते हैं डाई एटॉमिक के लिए तो 7/5 लेते हैं बेटा, 7/5 यानी कि 1 पॉइंट हमारा लगभग हो जाता है 4। और जब पॉली एटॉमिक के लिए लेते हैं तो 8/6 दैट मीन्स 4/3 यानी 1.33 हो जाता है। ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए हम लोग दोनों के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा गामा की जो वैल्यू अलग अलग होती है। और किसी भी गैस के लिए चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक मतलब बेटा जिस जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं गैसेज उन्हें हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। जैसे इनर्ट गैसेज हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनान, ये सारे हमारे कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक की जब हम बात करते हैं तो नेचर में मैक्सिमम जो गैसेज हमारी एग्जिस्ट करती हैं सबसे लार्ज क्वांटिटी में, वो हमारी दोनों डाई एटॉमिक हैं। कौन कौन है बेटा? सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में जो होता है वो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन। कितना होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, कितने परसेंट? 78% हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं बेटा। सेकेंड मोस्ट जो आपका लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 21% ले लेते हैं, 20.89 लेते हैं तो 21 ले लेते हैं। और थर्ड में जो हम लोग बात करते हैं बेटा, थर्ड हमारी जो गैस होती है, ठीक है, थर्ड गैस के लिए हम लोग बात करते हैं वो हाइड्रोजन है, वो भी हमारा डाई एटॉमिक होता है। तो मेनली जो कंपोजिशन आपका होता है, मेन जो हमारा कंपोजिशन होता है वो हमारा हो गया किसका? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। मेन कंपोजिशन आपका किसका हो रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हो रहा है। और जो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और क्या है आपका? ऑक्सीजन है, दोनों के कंपोजिशन ही हमारा एटमॉस्फेयर का मेन कंपोनेंट होता है। और चूंकि ये डायटोमिक होती हैं बेटा तो इसके लिए माना जाता है हमारी जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होती हैं? डायटोमिक होती हैं। और डायटोमिक के लिए जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी आती है, अगर गैस हमारी डायटोमिक होती है तो उस केस में जब वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक, तो उस केस में जो आता है गामा की वैल्यू 1.4 आता है, यानी कि 1.4 मतलब 7/5। ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं अलग अलग के लिए, लेकिन सभी के लिए चाहे वो मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे पॉली हो बेटा, हमेशा जो वैल्यू आपकी गामा की है मोर देन 1 होता है। क्या होता है आपका? मोर देन 1 होता है। इसीलिए जब रियल गैसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कैसे होगी, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक। अब क्लास में होते बेटा तो इसको हम ऐसे पूरा लिखा देते हैं, ऐसे तो हमने पॉइंट सारा समझा दिया है।
इसे कह रहे थे बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कंडीशन हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया बेटा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला पॉइंट होता है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बाबू, ठीक है, थोड़ा बुक से आप देख लेना। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग लिख रहे थे बेटा इंटरनल एनर्जी, एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप, इंटरनल एनर्जी। तो जनरल केस में जब हम यहाँ पे दिखाते हैं यू की वैल्यू जो होती है, आपने बोला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों के सम के बराबर होगा, बट आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल चूंकि उनके बीच कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो कह देते हैं, इसीलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक, और जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं बेटा तो फाइनल इनिशियल, ठीक है, जो कि इंटरनल एनर्जी है और फाइनल इंटरनल एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहला हम लोग लिखते हैं बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी जो वैल्यू हम लोग लेते हैं बेटा डेल्टा यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के क्या हो जाता है हमका बराबर हो जाता है। ठीक है, और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल बराबर होता है तो लिखते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस या इन ए साइक्लिक प्रोसेस in a cyclic process change in internal energy, change in internal energy in a cyclic process change in internal energy, ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू होगा बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। रीजन क्या होता है, सिंस यू फाइनल बराबर यू इनिशियल होता है। इसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है बेटा उसकी वैल्यू हम लोग जीरो लेते हैं। जीरो इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वही हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाता है। तो दोनों जो इंटरनल एनर्जी आपका है वो हमारे क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट होता है इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, in case of ideal gases internal energy, यहीं पे हम लिख देते बेटा इंटरनल एनर्जी जो U होता है बेटा इसकी वैल्यू यू के प्लस यूपी के बराबर होता है। ठीक, तो हमने बोला कि यू के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और यू पे जो हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो उसके हम ले लेते हैं। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली in the form of kinetic energy ड्यू टू, और कहीं रीजन के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे बेटा तो हम ऐसे लिखेंगे ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन in case of ideal gases will be zero, और जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बेटा हमारी जीरो हो जाती है। ठीक, तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी जो टोटल होगा वो काइनेटिक के फॉर्म में होगा, तो यू की जो वैल्यू होगी बेटा यू के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू 3/2 nRT के बराबर होता है। कितना हो जाएगा बेटा 3/2 nR इंटू टी। एक रिलेशन हम लोग ये लिख लेते हैं। दूसरा अगर चेंज के टर्म में लेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो इंटरनल एनर्जी टोटल हो गया बेटा। अगर चेंज की बात करते हैं तो उससे हम लिखते डेल्टा यू इक्वल टू 3/2 nR डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, आर करके लिए डेल्टा यू इक्वल टू 3/2 nR इंटू डेल्टा टी,
T/2 NR इंटू क्या हो गया आपका डेल्टा T के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो कंडीशन R गैस कांस्टेंट होता है या नंबर ऑफ मोल्स होता है। यहाँ पे R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, N जो है नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अगर इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, अगर गैसेस के लिए, जनरल गैसेस के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा इन केस ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई गैसेस सिस्टम कोई भी है जनरल केस में, तो हम लोग डेल्टा यू इक्वल टू लिखते हैं NCB इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है NCB इंटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CB जो होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह देते हैं बेटा। CB जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो NCB इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। और यही वैल्यू जो हमारी आती है NR इंटू, ठीक देखो, NR इंटू डेल्टा टी अपान गामा माइनस जनरल गैसेस के लिए, ठीक है, तो गामा माइनस क्या ले लेते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू आपकी होगी किसी इन केस आप जनरल गैसेस जो होंगी वहां से हम दिखाते डेल्टा इक्वल टू NCB डेल्टा टी या NR, क्योंकि CB की वैल्यू R बाई गामा माइनस 1 ले लेंगे, तो उस केस में NR डेल्टा टी अपान गामा माइनस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो ये कुछ रिलेशंस आपके हो गए इंटरनल एनर्जी को हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए। अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बेटा हमें डिटरमाइन करना है तो इन कुछ रिलेशंस के बेस पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, इनके बेस पे हमारा डिस्कशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा वहां से आप दिखा देते हो। ठीक है, चलिए तो केस हो गया बेटा इंटरनल एनर्जी। एक मिनट देख लीजिए फिर आगे हम बताएं, जल्दी करिएगा। हो गया बेटा, चलो ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो देखो बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी की कंडीशन क्या बनेगी कैसे बनेगी उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या कंडीशन हमारी बनेंगी इसके बेस पे हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगली जो कंडीशन हमारी बनती है बेटा वो होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जरा सुनिए क्या होता है बेसिक बेटा, तब फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए ये कंडीशन आपकी बनती बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेसिकली क्या कहा गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला गया था कि किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी हम देते बेटा, जो सिस्टम वर्सेस के स्टेटमेंट कई आपको दिए गए थे, ठीक है, तो बोला जाता है जो एनर्जी हम लोग देते हैं, एनर्जी जो देते हैं बेसिकली वो दो फॉर्म में यूटिलाइज हो, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा वर्क डन के फॉर्म में। द एनर्जी गिवन टू ए सिस्टम इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरचेंज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है, ये तो बेसिक इन्होंने कह दिया था कि जो किसी सिस्टम को हीट सप्लाई दी जाती है वो बेसिकली दो पार्ट में आपकी कन्वर्ट होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा बेटा वर्क डन के फॉर्म में। लेकिन ये फिर जब हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, जैसे आप पढ़े होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, अभी 4 कैटेगरी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में जब अलग अलग प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे फिर हमारा मॉडिफिकेशन इसमें आता है। ये स्पेशली जो आपका होता है कि हीट गिवन टू ये सिस्टम इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी
ठीक है, किसके फॉर्म में आपका इंटरनल एनर्जी। एक सेकेंड बेटा, चले देखते बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो बात हो रही थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या दिक्कत आपका आ रहा था इसमें कि जो हीट हम लोग देते हैं बेटा वो दो फॉर्म में बेसिकली आपका कन्वर्ट होता है। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा हमारा हो जाता है बेटा वर्क डन के फॉर्म में। एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा हमारा कंडीशन क्या बन गया आपका वर्क डन के फॉर्म में। तो ये सिचुएशन आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मैनेज करते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन जो आपकी होगी, देखिए सिचुएशन आपका जो हम लोग बोल रहे थे बेटा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब बात कर रहे थे तो एक हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक। तो मैथमेटिकली जब हम लोग दिखाते बेटा, क्या दिखाते हैं, जब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो क्यू की जो वैल्यू होगी यू प्लस डेल्टा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो क्यू की जो वैल्यू आपकी होगी, क्यू की जो वैल्यू होगी ये यू प्लस, ठीक है, यानी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो गया आपका डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू हुई Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो गया आपका डब्ल्यू के बराबर हो गया। डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू के यहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम दिखा देते हैं। अब यहाँ अगर डेल्टा यू की वैल्यू निकालोगी बेटा तो Q माइनस क्या हो गया आपका डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो क्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू के आपका बराबर हो जाता है। यहाँ से कंडीशन आपने निकाल लिया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है वो क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स आपकी इंटरनल एनर्जी अगर सप्लाई आप देते हो, क्यों यहाँ पे है हीट आइदर गिवन आर टेकन, ठीक है। आइदर गिवन, अब कल इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, आर टेकन थ्रू द सिस्टम, ठीक। अगर सिस्टम को आप सप्लाई दे रहे हैं हीट का तो कंडीशन हमारे पॉजिटिव होगी, सिस्टम से लेंगे तो उसे हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। अभी पीछे बोला था वर्क डन बेटा अगर बाय द सिस्टम होता है यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। अगर ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारा ऑन द सिस्टम बात आ रही है तो ऑन द सिस्टम हो जाएगा तो उस केस में आप नेगेटिव लेंगे फिजिक्स में, और बाय द सिस्टम होगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम तो उसके बेस पे हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट केस हम लोग बात करते हैं बेटा, यहाँ से जो सिचुएशन अगली हमारी मेंटेन होती है, ठीक है, वो होता है कि हीट जो दे रहे हैं, हमने पहले बता दिया बेटा हीट अगर सिस्टम को देते हैं तो उसे आप पॉजिटिव लेना, सिस्टम से लेते हैं तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अगर इसे चेंज के टर्म में लेते हैं, इसी को कह लेते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को हम लोग टर्म देते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को कहते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ये जो इक्वेशन होता है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कंडीशन आपकी होती है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसे आप कह लेंगे, ठीक। अब केसेस क्या हो रहे हैं, केसेस क्या हो रहे हैं, कैसे होंगे आपके, तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू की वैल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्यू माइनस डब्ल्यू के क्या होती है आपकी बराबर हो जाती है, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट जो कंडीशन होगी, अगर इसको हम डिफरेंशियल टर्म में ले लेते हैं तो यही लिखते हैं बेटा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर वर्क, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं कहाँ पे, ऑन द सिस्टम लेते हैं बेटा, बाय द सिस्टम लेते हैं तो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है, वहाँ से इक्वेट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। अगर डिफरेंशियल टर्म में ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इसी को हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे,
डेल्टा यू, तो उसे आप डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग डिफरेंशियल टर्म में जब लेंगे तो इसे लेते हैं डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू के आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी यू के वैल्यू हो गया डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बेस पे आपका क्या होगा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन जो हमारी बनती है, सेकेंड केस जो हमारा बनता है बेटा, ठीक है, वो क्या बनेगा देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ से डी यू निकालोगे, डी क्यू निकालोगे बेटा, तो ये डी यू प्लस क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू के बराबर, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम प्लस वर्क डन। प्लस क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो डिफरेंट टर्म में हम इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट इज टेकन एज ए नेगेटिव। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट टेकन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अगर हीट आप बाहर ले रहे हो तो उसे आप नेगेटिव कह लीजिएगा, और सिस्टम को देंगे तो उसे हम लोग पॉजिटिव कह लेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका होता है। यहाँ से पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, ओके।